सेवन्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय, है ना। तो सजीवों के बारे में सब जानते हैं। सजीव क्या होते हैं? जिनमें जीवन होता है ना, जिनमें जीवन होता है। जीवन के लिए आवश्यक क्रियाएं, मतलब जीवित रहने के लिए आवश्यक क्रियाएं जिनमें होती हैं उनको हम सजीव कहते हैं। ठीक है, जिनमें जीवित रहने के लिए आवश्यक क्रियाएं होती हैं उनको सजीव कहते हैं। तो जीवित रहने के लिए आवश्यक क्रियाएं कौन सी हैं? सबसे पहले तो श्वसन है ना, श्वास लेना, है ना, भोजन करना, है ना, भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, मतलब पोषण, है ना, वृद्धि, ये सब सजीवों के लक्षण हैं। वृद्धि, उत्सर्जन, जनन, ये सब सजीवों के लक्षण हैं, है ना। ये क्रियाएं जिनमें होती हैं वो सब सजीव हैं। ठीक है, तो सजीवों के अंतर्गत पौधे और जंतु दोनों आते हैं। ये 6वीं से पढ़ते आ रहे हैं और ये सब तुम लोगों को ध्यान से समझना है, क्योंकि आगे की क्लासेस में फिर यही सारी चीज़ें जब इनके आगे जब रिपीट होगा या आगे की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, तो यदि तुम अभी नहीं समझोगे तो वो कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। इसीलिए हम लोग बार बार इसको समझाते हैं। तो सजीव मतलब जीवित, जो जीवित होते हैं उनको सजीव कहते हैं, है ना। और जीवित रहने के लिए आवश्यक क्रियाएं जिनमें होती हैं वो सजीव होते हैं। ठीक है, तो जो सबको मालूम है कि जो सजीव है, मतलब जो जीवित हैं, उनमें श्वसन होता है, उनको भोजन की आवश्यकता होती है ना। वो भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, है ना। उनमें वृद्धि होती है, शरीर का आकार बढ़ता है, हर अंग की वृद्धि होती है। उत्सर्जन होता है, जनन होता है, संवेदनाएं होती हैं, है ना। उनमें संवेदनाएं होती हैं, मतलब हर चीज़ का अनुभव कर सकते हैं। उनको ठंड, गर्मी, स्पर्श, दर्द, इनका अनुभव होता है ना। इनको संवेदनाएं कहते हैं ना। तो ये सजीवों में होता है। तो सजीवों में हम पढ़ रहे हैं अब सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल, नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल करना, है ना। और समन्वय मतलब तालमेल बिठाना। तो सजीवों में जितने अंग हैं, बहुत सारे अंग होते हैं हमारे शरीर में, और सभी अंगों में सभी अंग होते हैं ना, जैसे मस्तिष्क है ना, सिर के अंदर मस्तिष्क होता है ना। और फेफड़े हैं, हृदय है ना, लीवर है, आमाशय है, मतलब आहार नली है पूरी। ये सब अंग होते हैं और इनके विभिन्न कार्य होते हैं। तो बहुत सारे अंग होते हैं और सबके अलग अलग कार्य होते हैं, है ना। तो ये इन सभी के कार्यों पर नियंत्रण कौन रखता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा इन सभी के कार्यों पर नियंत्रण रखा जाता है। इनमें आपसी तालमेल होता है, तब हमारा शरीर अच्छी तरह से कार्य करता है। मतलब हमारे शरीर में जितने अंग हैं, अंग तंत्र हैं, है ना, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है ना, जनन तंत्र है, ये सब अंग तंत्र होते हैं। इनमें आपस में तालमेल होना जरूरी है। आपस में तालमेल जब होता है तभी ये अंग सही तरीके से कार्य करते हैं और हमारा शरीर अच्छी तरह से चलता है, सरवाइव करता है ना। ये ठीक उसी तरह से है कि जैसे हम अपने स्कूल का उदाहरण ले सकते हैं। एक स्कूल होता है जिसमें बहुत सारी क्लासेज होती हैं, है ना। पहली से लेके 12वीं तक क्लासेज हैं, है ना, कक्षाएं हैं। और सभी कक्षाओं में सभी कक्षाओं के कमरे अलग अलग बना दिए जाते हैं, है ना। एक ही कमरे में यदि सारी कक्षाओं को बिठा देंगे, सारे बच्चों को बिठा देंगे एक ही रूम में, तो क्या मैनेज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि सभी कक्षाओं का कोर्स अलग अलग है ना। और सभी कक्षाओं के जो बच्चे हैं उनमें भी उनके कोर्स के हिसाब से उनका जो स्तर है वो भी अलग अलग है ना। तो सबको क्लासेस वाइज अलग अलग बिठाया जाता है, मतलब सभी कक्षाओं के हिसाब से सबको अलग अलग बिठाया जाता है। 6वीं अलग रूम में बिठाएंगे, 7वीं अलग में, 8वीं अलग रूम में, है ना। और हर क्लास के लिए
जो 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 विषय होते हैं, उनके लिए अलग अलग टीचर होते हैं, है ना। और हर सब्जेक्ट के लिए एक पीरियड होता है, मतलब 6 विषय के लिए 6 पीरियड होते हैं, है ना, 6 कालखंड होते हैं। यदि एक ही पीरियड में सारे विषय पढ़ाएंगे तो ये क्या संभव है? नहीं हो पाएगा। तो बांटा जाता है उनको, अलग अलग पीरियड में विषयों को बांटा जाता है, और हर विषय को एक टीचर पढ़ाते हैं, अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं, है ना। और इन सभी बच्चों पर और सभी टीचर्स पर कंट्रोल करने के लिए एक कौन होते हैं? हेडमास्टर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, है ना, प्रिंसिपल होते हैं। तो प्रिंसिपल जो है वो पूरे स्कूल के सभी टीचर्स, सभी बच्चे और स्कूल की सारी गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हैं और उनमें आपसी तालमेल बैठाते हैं, ठीक है। तो यदि ये सब एक साथ होने लगेगा तो मैनेज नहीं हो पाएगा। इसी तरह से जब शादी होती है तो शादी में बहुत सारे काम होते हैं, है ना। खाना तो मतलब शादी में बहुत सारे काम होते हैं, तो सभी लोगों को, घर के सभी मेंबर को अलग अलग तरह के काम सौंप दिए जाते हैं। जैसे किसी को खाने का काम देखना है, किसी को कार्ड बनवाने के लिए जाना होता है, वो काम सौंप दिया जाता है। किसी को कार्ड बंटवाने का काम सौंप दिया जाता है ना। किसी को खाने के विषय में मतलब मेनू तैयार करना, उसकी वालों की व्यवस्था करना, और बहुत सारे काम होते हैं जो सभी लोगों में अलग अलग बांट दिए जाते हैं। यदि एक ही व्यक्ति पर ये सारे काम सौंप दिए जाएं, एक ही व्यक्ति को सारे काम सौंप दिए जाएं, तो वो टाइम पर हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है ना। तो इसीलिए सबको अलग अलग काम सौंप दिए जाते हैं, तो जिसके कारण सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता है और सभी काम समय पर अच्छे बेहतर तरीके से हो जाते हैं, है ना। तो इसी तरह से हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं और उन सभी अंगों के बहुत सी क्रियाएं हैं। सभी अंग अपना अपना कार्य करते हैं, है ना। तो सभी अंग अपना कार्य समय पर और सही तरीके से कर सकें, उसके लिए भी एक कंट्रोल करने वाला चाहिए, है ना। तो जैसे चलना, सांस लेना, भोजन का पाचन, गति करना, सूंघना, ये इन सभी में आपस में तालमेल बिठाने की ज़रूरत होती है और कंट्रोल की ज़रूरत होती है। तो ये काम दो प्रकार से होता है, समन्वय मतलब तालमेल बिठाना, और कंट्रोल का काम दो प्रकार से होता है। और ये किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका तंत्र के द्वारा आपस में समन्वय बिठाना और तालमेल मतलब तालमेल बिठाना और कंट्रोल करना, ये दो प्रकार से होता है। एक तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है और रासायनिक पदार्थों के द्वारा होता है ना। तो सबसे पहले तो हम तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ें कि तंत्रिका तंत्र के कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन सी चीज़ें तंत्रिका तंत्र में पाई जाती हैं। तो पहला होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क जो होता है ये हमारे शरीर की सारी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। और सबको मालूम है कि मस्तिष्क यानी ब्रेन, है ना, ब्रेन ये कहाँ पर होता है? हमारे सिर में होता है ये, है ना, खोपड़ी के अंदर ये सुरक्षित रहता है और बहुत कोमल होता है। हम लोग हाँ जो दिमागी रूप से जो काम करते हैं, सोच समझ कर जो काम करते हैं, जैसे बोलना, सुनना, पहचानना, स्पर्श, स्वाद, गंध, ये इन सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है ना। हमारे शरीर में होने वाली सारी क्रियाओं की जानकारी मस्तिष्क को होती है ना। दूसरा होता है मेरुरज्जु। अब मेरुरज्जु कहाँ होता है? ये मस्तिष्क जो जहाँ होता है, खोपड़ी में मस्तिष्क होता है, तो मस्तिष्क का जो पिछला भाग है वो पतला होकर लंबी नली के रूप में होता है, जिसको मेरुरज्जु कहते हैं। और ये मेरुरज्जु जो है रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है। रीढ़ की हड्डी समझते हो? पीठ में जो एक लंबी कड़ी हड्डी होती है ना, उसको रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड बोलते हैं, है ना। मेरुदंड या इसी को रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, है ना। रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है ये मेरुरज्जु, है ना। रीढ़ की हड्डी जो होती है लंबी होती है ना, वो एक ही हड्डी नहीं होती है, वो कई छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। छल्ले के समान, अंगूठे के समान छोटी छोटी सी हड्डियाँ होती हैं जिनको कशेरुकाएँ बोलते हैं।
है ना। तो उन कशेरुकाओं से मिलकर रीढ़ की हड्डी बनती है। तो वो रीढ़ की हड्डी के अंदर का भाग जो होता है वो खाली होता है, मतलब नली खोखला होता है, उसके अंदर मेरु रज्जु सुरक्षित रहता है। ठीक है, मेरु रज्जु होता है। तो ये मेरु रज्जु जो है ये तंत्रिकाओं के द्वारा शरीर के सभी अंगों से जुड़ा रहता है, शरीर के सभी भागों से ये जुड़ा होता है ना। तो इसलिए शरीर में जितने भी परिवर्तन होते हैं उसकी जानकारी मेरु रज्जु को होती है। और तो मस्तिष्क और मेरु रज्जु इन दोनों को सभी क्रियाओं की जानकारी होती है और ये इन क्रियाओं पर कंट्रोल करते हैं। तो शरीर की सभी क्रियाओं पर कंट्रोल करने के लिए कौन कौन है? मस्तिष्क और मेरु रज्जु हैं। और ये किसके माध्यम से ये क्रियाओं की जानकारी इनको होती है और कैसे कंट्रोल करते हैं? वो हैं तंत्रिकाएं, है ना। तंत्रिकाएं होती हैं। तंत्रिकाएं धागे के समान लंबी लंबी पतली रचनाएं होती हैं जो पूरे शरीर में फैली रहती हैं। धागे के समान रचनाएं हैं और पूरे शरीर में ये फैली रहती हैं। तो ये एक और ये शरीर के प्रत्येक भाग से जुड़ी होती हैं और दूसरी ओर ये मेरु रज्जु और मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। मतलब कुल मिला के तंत्रिकाएं क्या काम करती हैं? मस्तिष्क और मेरु रज्जु को शरीर के सभी भागों से जोड़ती हैं। धागे के समान पतली रचनाएं होती हैं और ये मस्तिष्क और मेरु रज्जु को शरीर के सभी भागों से जोड़ती हैं ताकि ये विभिन्न शरीर में होने वाले या वातावरण में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों की जानकारी मस्तिष्क और मेरु रज्जु को दे सकें और उनसे निर्देश ले सकें, है ना। जैसे इसमें ये देखो चित्र बना हुआ है, ये इसमें ये देखो ऊपर खोपड़ी है जिसमें कि मस्तिष्क सुरक्षित है ना। ये कपाल तंत्रिकाएं हैं, मतलब ये यहाँ से मस्तिष्क की जुड़ी हुई तंत्रिकाएं हैं ये, है ना। ये पूरी जो है ये जो जाल बिछा हुआ है ये सब तंत्रिकाओं का जाल है। ठीक है, ये जो है यहाँ ये रीढ़ की हड्डी के अंदर मेरु रज्जु है, ये रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर मेरु रज्जु है, मेरु रज्जु सुरक्षित रहता है। और ये सब ये जो दिखाई दे रही है ना धागे के समान लंबी लंबी रचना ये पूरे शरीर में फैली हुई हैं, ये सब क्या है? ये तंत्रिकाएं हैं, है ना। मस्तिष्क देखो, ये मस्तिष्क है, खोपड़ी के अंदर ये मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। ठीक है, इस तरह से ये मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क और मेरु रज्जु ये मुख्य रूप से सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं और उनमें आपस में तालमेल बिठाते हैं। और किसके माध्यम से? तंत्रिकाओं के माध्यम से। तो तंत्रिकाएं क्या हैं? धागे के समान लंबी लंबी रचनाएं हैं, जैसे कि अभी हमने चित्र में बताया, और पूरे शरीर में ये फैली रहती हैं, है ना। तो और ये मस्तिष्क और मेरु रज्जु को तंत्रिकाएं ही शरीर के सभी भागों से जोड़ती हैं, है ना। तो ये तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं संवेदी तंत्रिकाएं। संवेदी तंत्रिकाएं, संवेदी तंत्रिकाएं जो होती हैं इनका काम क्या होता है? ये शरीर के विभिन्न भागों से सूचना मस्तिष्क और मेरु रज्जु तक लेकर जाती हैं, है ना। शरीर के विभिन्न भागों से मस्तिष्क और मेरु रज्जु तक सूचना पहुंचाती है। मस्तिष्क व मेरु रज्जु, है ना। क्या होती हैं? संवेदी तंत्रिकाएं। संवेदी तंत्रिकाएं सूचनाओं को मस्तिष्क और मेरु रज्जु तक पहुंचाती हैं। शरीर के विभिन्न भागों से विभिन्न सूचनाओं को मस्तिष्क और मेरु रज्जु तक पहुंचाती हैं। ठीक है, इनको संवेदी तंत्रिकाएं बोलते हैं। दूसरी होती हैं प्रेरक तंत्रिकाएं। प्रेरक तंत्रिकाएं ये क्या करती हैं? ये प्रेरक तंत्रिकाएं जो होती हैं मस्तिष्क और मेरु रज्जु से इनको जो आदेश मिलता है, मतलब मेरु रज्जु और मस्तिष्क जो इनको निर्देशित करते हैं, आदेश मिलता है इनको, क्या? किनको? प्रेरक तंत्रिकाओं को। प्रेरक तंत्रिकाओं को जो निर्देश मिलते हैं, किससे मिलते हैं? मस्तिष्क और मेरु रज्जु से जो निर्देश मिलते हैं उनको ये शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। ठीक है, तो ये प्रेरक तंत्रिकाएं। तो ये अच्छी तरह से समझ में आ गया ना।
तंत्रिकाएं जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। वैसे तो अब ये सब मालूम है सबको कि शरीर की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण करने का काम और समन्वय करने का काम कौन करते हैं? मस्तिष्क और मेरुरज्जु करते हैं, है ना। और ये किसके माध्यम से करते हैं? तंत्रिकाओं के माध्यम से, क्योंकि तंत्रिकाएं जो हैं शरीर के विभिन्न भागों को मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जोड़ती हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जोड़ती हैं, है ना। तो ये तंत्रिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। संवेदी तंत्रिकाएं, तो संवेदी तंत्रिकाएं क्या करती हैं? शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाओं को लेकर मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचाती हैं। सूचनाओं को मतलब जैसे कोई परिवर्तन होता है, मान लो किसी गर्म वस्तु से हमारा पैर छू जाता है ना। किसी गर्म वस्तु से पैर छू जाता है, पैर पड़ जाता है गर्म वस्तु पर या कांटे पर पैर पड़ जाता है, तो हम तुरंत वहाँ से अपना पैर हटा लेते हैं, है ना। ये कैसे होता है कि यदि गर्म वस्तु पर पैर पड़ गया है तो जो संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं ये इस सूचना को, अब शरीर जो पैर जो है गर्म वस्तु पर पड़ा है ना, तो यहाँ से पैर से ये संवेदी तंत्रिकाएं इस सूचना को मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचाती हैं, ठीक है। ये संवेदी तंत्रिकाएं हैं। देखा हमने उदाहरण बताया ना कि संवेदी तंत्रिकाएं विभिन्न परिवर्तनों को, सूचनाओं को शरीर से मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचाती हैं। अब ये संदेश उन्होंने पहुंचा दिया मस्तिष्क तक, है ना, कि गर्म वस्तु पर पैर पड़ गया है। फिर क्या होता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु प्रेरक तंत्रिकाओं को निर्देशित करता है कि वहाँ से पैर हटा लिया जाए, है ना। तो प्रेरक तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जुड़ी होती हैं शरीर के अन्य भागों तक, है ना। तो ये प्रेरक तंत्रिकाएं मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निर्देश लेकर शरीर के अन्य भागों तक पहुंचती हैं। जैसे संवेदी तंत्रिकाएं ने सूचना पहुंचाई मस्तिष्क तक कि गर्म वस्तु पर पैर पड़ गया है, तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो है ये प्रेरक तंत्रिकाओं को निर्देशित करते हैं कि वहाँ से पैर हटा लिया जाए, तो हम तुरंत वहाँ से पैर हटा लेते हैं और ये काम बहुत जल्दी होता है, ठीक है। तो ये तंत्रिकाओं का काम होता है। इतना समझ में आ गया होगा सबको, है ना। तो अभी हमने बताया कि हमारे शरीर में हमारा शरीर जो है विभिन्न परिवर्तनों का अनुभव करता है ना। वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं हमारे बाहर पर्यावरण में या वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं, वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव करता है ना। जैसे ठंड, यदि वातावरण में ठंड होती है तो ठंड का अनुभव हमको होता है, हमको ठंड लगने लगती है। गर्मी का अनुभव होता है ना। स्पर्श का अनुभव होता है, दर्द का अनुभव होता है ना। तो जो भी होता है तो तुरंत हमारा शरीर प्रतिक्रिया भी देता है ना। जैसे कांटे पर पैर पड़ गया तो हमारा पैर जो है वो तुरंत पैर वहाँ से हटा लेता है ना। जैसे गर्म वस्तु पर पैर पड़ गया तो गर्म वस्तु क्या है, मतलब जो वातावरण में जो परिवर्तन होता है उनको हम, वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को क्या कहते हैं? उद्दीपक बोलते हैं। उद्दीपक, वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं उनको हम उद्दीपक बोलते हैं, ठीक है। जैसे गर्म वस्तु पर पैर पड़ गया तो गर्म वस्तु ये उद्दीपक है। गर्म वस्तु क्या है? ये उद्दीपक है ना। अब गर्म वस्तु पर पैर पड़ गया तो हम क्या करते हैं? पैर हटा लेते हैं, ठीक है। मतलब हमारी जो प्रतिक्रिया होती है, हमारे शरीर के द्वारा जो प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है वो क्या कहलाती है? उसको कहते हैं अनुक्रिया। अनुक्रिया बोलते हैं हम। जो मतलब जो प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, मतलब पैर हटा लेते हैं, पैर हटाना, ये क्या है? अनुक्रिया है, ठीक है। इतना समझ में आया ना। वातावरण में जो भी परिवर्तन होते हैं वो उद्दीपक होते हैं, है ना। तो जो परिवर्तन होते हैं उनके प्रति हम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, ठीक है। अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, तो जो भी प्रतिक्रिया हम देते हैं उसको हम अनुक्रिया बोलते हैं।
जैसे गर्म वस्तु पर पैर पड़ गया तो गर्म वस्तु उद्दीपक है, ठीक है। और हम गर्म वस्तु पर पैर पड़ गया तो हम पैर को हटा लेते हैं, मतलब ये प्रतिक्रिया हम देते हैं कि पैर को तुरंत हटा लेते हैं, तो पैर हटाना ये अनुक्रिया है। इसी तरह से यदि धमाके की आवाज़ होती है, अचानक कोई जैसे पटाखा वगैरह फूटता है ना, पटाखे फोड़ता है कोई, तो एकदम धमाका होता है, तो धमाका होता है तो धमाका क्या है, ये उद्दीपक है, ठीक है। धमाका उद्दीपक है। और पटाखे फोड़ना, पटाखे से होने वाले धमाका, पटाखे का धमाका है ना, धमाका होता है, ये क्या है, उद्दीपक है, ठीक है, ये उद्दीपक है। और उससे हम चौंक जाते हैं, हमारा चौंकना, एकदम से हम चौंक जाते हैं, धमाके आवाज़ से चौंक जाते हैं, ये होती है अनुक्रिया। क्या है ये, अनुक्रिया, है ना। इसी तरह से जब तुम लोगों ने देखा होगा कि जब परीक्षा नज़दीक आती है, परीक्षा पास में आती है, तो तुम लोगों को चिंता होने लगती है, घबराहट होने लगती है एकदम, है ना। तो ये भी एक परिवर्तन है ना। मतलब परीक्षा क्या होगी, उद्दीपक होगी, और उसके लिए हमारे शरीर में क्या प्रतिक्रिया होती है कि हम घबराने लगते हैं, घबराहट होना, ये अनुक्रिया है। इसी तरह से ठंड पड़ती है, वातावरण में परिवर्तन है, ये वातावरण में होने वाले जो परिवर्तन है उनको उद्दीपक बोलते हैं। तो ठंड क्या है, उद्दीपक है ना। ठंड क्या है, ये उद्दीपक है। और ठंड से हमारा कांपना, हम कांपते हैं, ठंड से ठिठुरते हैं, कांपते हैं, कांपना, ये क्या है, अनुक्रिया है, ये अनुक्रिया है। तो इस तरह से और भी चीज़ें हैं, जैसे अपना मनपसंद खाना कुछ हम देख लेते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, तो मनपसंद खाना जो है वो उद्दीपक है, मुंह में पानी आना अनुक्रिया है ना। कहीं से एकदम आवाज़ आती है तो हम उस दिशा में देखने लगते हैं, तो आवाज़ जो है ये उद्दीपक है, और उस दिशा में हम देखने लगते हैं, ये अनुक्रिया है। तो इस तरह से बाहरी परिस्थितियों से, बाहरी वातावरण से हमको उद्दीपन मिलते हैं ना, ये बाह्य उद्दीपन है। और ऐसे ही मतलब हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं, जैसे पाचन नली में जब भोजन पहुंचता है, जब हम खाना खाते हैं निगल जाते हैं, है ना। और जब वो खाना अंदर पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है, तो जैसे ही खाना आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय में जो पाचक ग्रंथियां हैं, आमाशय की दीवार में जो पाचक ग्रंथियां होती हैं, उनसे पाचक रस निकलने लगते हैं, ये अनुक्रिया है। ये मतलब आंतरिक उद्दीपन है, भोजन का आमाशय में पहुंचना, ये आंतरिक उद्दीपन है। और पाचक रसों का निकलना, ये अनुक्रिया है, ठीक है। तो ये कुछ आंतरिक होते हैं। अब उसके बाद हम आगे क्या पढ़ेंगे, संवेदी अंग। संवेदी अंग तंत्रिकाएं होती हैं, ये तंत्रिकाएं पहले क्या है, मस्तिष्क है, पहला मस्तिष्क है, तंत्र के भाग, पहला मस्तिष्क है, दूसरा मेरुरज्जु है, तीसरा तंत्रिकाएं हैं, और चौथा है संवेदी अंग। संवेदी अंग वे अंग होते हैं जिनके द्वारा हम किसी चीज़ का अनुभव करते हैं, है ना। जैसे आँख के द्वारा हम क्या करते हैं, देखते हैं, मतलब हमको दृष्टि का अनुभव होता है, देखने का अनुभव होता है। नाक से हम सूंघ सकते हैं, किसी चीज़ की स्मेल हम ले सकते हैं, है ना, खुशबू ले सकते हैं। तो ये नाक से हमको किस चीज़ का अनुभव होता है, सूंघने का अनुभव होता है ना, खुशबू का अनुभव होता है, बदबू का अनुभव होता है, जो भी है, जिस तरह का भी है ना। कान से हमको सुनने का अनुभव होता है, तो आँख, नाक, कान। जीभ से स्वाद का अनुभव होता है, और त्वचा से हमको स्पर्श, दर्द, ठंड, गर्मी, इनका अनुभव होता है। तो ये 5 संवेदी अंग हैं हमारे शरीर में। हमारे शरीर में 5 संवेदी अंग हैं। कौन कौन से हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये क्या है, संवेदी अंग है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यदि कोई पूछेगा कि संवेदी अंग क्या होते हैं, तो हम क्या बताएंगे, संवेदी अंग वे अंग हैं जिनसे हमको
किसी प्रकार का अनुभव होता है, विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। संवेदी अंगों से हमको विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं, है ना। जैसे आँख, संवेदी अंग कौन कौन से हमारे शरीर में? 5 संवेदी अंग हैं। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 संवेदी अंग हैं हमारे शरीर में, है ना। आँख से हम देख सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, जीभ से हम स्वाद ले सकते हैं और त्वचा से हमको दर्द, स्पर्श, ठंड और गर्मी का अनुभव होता है ना। यदि कोई हमें छू लेता है तो हमको तुरंत पता चल जाता है त्वचा के माध्यम से, है ना। यदि दर्द होता है तो वो भी हमको पता चलता है, अनुभव होता है। ठंड का एहसास होता है, गर्मी का एहसास होता है ना। तो ये 5 संवेदी अंग हैं हमारे शरीर में, जिनके द्वारा हमको विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 अंग हैं किसके? तंत्रिका तंत्र के। तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंग 4 हैं। पहला मस्तिष्क है, दूसरा मेरुरज्जु है, तीसरी तंत्रिकाएं हैं और चौथा संवेदी अंग है। ठीक है, ये 4 अंग हैं। उसके बाद है प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो आज अभी फिलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे प्रतिवर्ती क्रियाएं।